हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्लब। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन डन की और जॉन डन की एक फेमस सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड के बारे में। जॉन डन ने 19 सोनेट्स ऐसी लिखी है जो उनके डिवाइन बिलीफ को दर्शाती है, जो उनके डिवाइन मेडिटेशंस को दर्शाती है। तो उन सोनेट्स को हम होली सोनेट्स के नाम से जानते हैं, जो उनके रिलीजियस बिलीफ को दर्शाती है। उन्हीं सोनेट्स में से, उन 19 सोनेट्स में से जो अपनी 10th नंबर की सोनेट है, वो सोनेट कौन सी है? अपनी डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है, तो डेथ बी नॉट प्राउड क्या है? अपनी सोनेट नंबर 10 है, जिसमें से एक होली सोनेट्स का कलेक्शन है। 19 ऐसी सोनेट्स है जो रिलीजियस थीम पर लिखी है हमारे जॉन डन ने, और उन 19 सोनेट्स को हम कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? होली सोनेट्स के नाम से जानते हैं। और उन्हीं होली सोनेट्स में 10th नंबर की जो पोयम है हमारे पास, कौन है? डेथ बी नॉट प्राउड। और आज के वीडियो में हम इसी पोयम की बात करने वाले हैं। चलते हैं इस पोयम के ऊपर। और जैसे ही जॉन डन का नाम हमारे सामने आता है, तो हमारे सामने 17th सेंचुरी की एक ऐसी पोइट्री सामने आती है जिसके अंदर कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इस पोइट्री को हम किस नाम से जानते हैं? मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सैमुअल जॉनसन, हमारे जो क्रिटिक थे, जो पोइट थे, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल पोइट्री। अब मेटाफिजिकल पोइट्री बेसिकली क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर के बनी है। फर्स्ट जो लेटर है आपका, जो फर्स्ट वर्ड है आपका, वो है मेटा। मेटा का अर्थ हो गया आपका बियॉन्ड, के पार। किसके पार? इस फिजिकल, इस भौतिक संसार के पार। यानी आप सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे, उनका विश्वास था। क्या विश्वास था? कि इस संसार के परे भी एक संसार विद्यमान है। उनका विश्वास था कि इस शरीर के परे एक आत्मा है। यानी बॉडी हमारी एक अलग चीज है, और बॉडी के बाद हमारी एक आत्मा, वो अलग चीज है। तो इन लोगों का आत्मा में विश्वास था, इन लोगों का परमात्मा में विश्वास था। एंड दे बिलीव इन द वर्ल्ड आफ्टर डेथ एज वेल। ये मौत के बाद भी एक संसार के अंदर विश्वास करते थे। बेसिकली इन पोइट में किन किन पोइट्स को शामिल किया जाता है? जॉन डन हो गया, हेनरी वॉगन हो गया, एंड्रयू मार्वेल हो गया, जॉन क्लीवलैंड हो गया, अब्राहम कॉवले है, जॉर्ज हर्बर्ट है, रिचार्ड क्रशव है। बेसिकली इन सभी पोइट्स को हम किस नाम से जानते हैं? इन सभी पोइट्स को हम मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूँ कि ये जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाईली लर्नेड थे, हाईली क्वालिफाइड थे, एंड दे वांटेड टू शो देयर लर्निंग्स थ्रू देयर राइटिंग्स। इन लोगों की एक सोच थी, एक विचार था कि अगर हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है और हम अपनी लर्निंग से अगर कुछ लिख पा रहे हैं, तो कम से कम हमें जो व्यक्ति समझ रहा है उसको भी समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? जानबूझ करके इंट्रिकेटेड वोकेबलरी यूज करी, इन्होंने जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी यूज करी। जैसे और पोइट सिमली का यूज करते थे, मेटाफर्स का यूज करते थे, लेकिन इन्होंने ओवर एलेबोरेटेड सिमली या मेटाफर यूज किया, जिसको हमने कंशीट्स कहा। कंशीट्स का मतलब क्या हो गया? दो ऐसी डिसिमिलर चीजों के बीच में इन्होंने कंपैरिजन की कोशिश करी जो वास्तव में साधारण इंसान के दिमाग में आ ही नहीं सकती है ना? तो ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी या ओवरलोडेड मेटाफर्स या ओवरलोडेड सिमिलीज को इन्होंने यूज करा। दैट्स व्हाई देयर पोएम बिकेम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर टू अंडरस्टैंड फॉर ए सिंपल एंड सोबर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सिंपल सोबर ह्यूमन बींग्स की उनकी पोएम समझ में नहीं आई। इन पोइट्स को क्या कहा गया? मेटाफिजिकल पोइट्स कहा गया। अब क्योंकि इनकी कॉम्प्लिकेटेड वोकाबुलरी थी, इंट्रिकेटेड वोकाबुलरी थी, हर कोई इनको पढ़ नहीं पाया, इसीलिए दे रिमेन डॉर्मेंट। इनको कोई जान भी नहीं पाया, इनको कोई समझ भी नहीं पाया, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई पोइट्री भी हो सकती है। तो 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में एक राइटर आया, एक पोइट आया, एक क्रिटिक आया, जिसको टीएस एलियट कहा गया। टीएस एलियट ने क्या कहा? टीएस एलियट ने 1921 में एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल था द मेटाफिजिकल पोइट्स। और उसने अपने इस ऐसे में इन पोइट्स के बारे में लिखा। तो एक बार फिर लोगों का इंटरेस्ट, जो लिटरेचर के हमारे लिटरेरी राइटर्स थे उनका इंटरेस्ट, जो लिटरेरी रीडर्स थे उनका इंटरेस्ट वापस इन राइटर्स की तरफ जागा। एंड ओनली इन द 20th सेंचुरी, देखो लिखा गया है 17th सेंचुरी में, लेकिन ओनली इन टू द 20th सेंचुरी ये लोग क्या हुए? फेमस हुए, और लोगों ने इनके बारे में जाना। अब हम आते हैं होली सोनेट नंबर 10 में। होली सोनेट नंबर 10 जो हमारे सामने है, वो बेसिकली उसका नाम क्या है? डेथ बी नॉट प्राउड। जॉन डन ने अपना आप इसको कोई टाइटल नहीं दिया था। जॉन डन ने तो 10th नंबर न्यूमरल रोमन दिया था, एक रोमन न्यूमरल दिया था। और उस रोमन न्यूमरल में जो पहली लाइन थी उस सोनेट की, वो डेथ बी नॉट प्राउड थी। तो दैट्स व्हाई दिस लाइन हैज बीन टेकन एज द टाइटल ऑफ दिस पोएम। ठीक है, दूसरी बात, जॉन डन ने ये पोएम लिखी थी इन द ईयर ऑफ द 1609, 1609 में उसने ये लिख ली थी।
लेकिन 1633 तक ये पोयम पब्लिश नहीं हो पाई। ठीक है, कब पब्लिश हुई है? ओनली इन द ईयर ऑफ द 1633। और जॉन डन की मौत हम सबको पता है कब हो गई थी? 1631 में। ठीक है, तो 1631 में जॉन डन की तो मौत हो गई थी, तो उसकी भी मौत के 2 साल बाद ये पब्लिश हुई। तो किसी राइटर, किसी पोइट की मौत के बाद अगर उसका कोई वर्क पब्लिश होता है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये भी क्या हुई? पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड हुई आफ्टर द 2 years ऑफ द डेथ ऑफ जॉन डन। ठीक है, अब इस पोयम के अंदर करता क्या है डन? डन यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है डेथ को। ठीक है, यानी ही इज टॉकिंग विथ डेथ, डेथ के साथ, मौत के साथ बात कर रहा है। इसका मतलब बात करना, किसी के साथ संवाद करना, ये क्या है? एक ह्यूमन एट्रीब्यूट, एक मानवीय गुण है। और वो मानवीय गुण उसने किसको दे दिया? इस डेथ को दे दिया, मौत को दे दिया। इसके मतलब मौत आपके सामने किस तरीके से प्रेजेंट की गई? एक पर्सन के रूप में प्रेजेंट की गई है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मौत को, इस डेथ को इस पोएम में क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाई कर दिया गया है, इस मौत का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। तो डेथ हैज बीन पर्सोनिफाइड हेयर इन दिस पर्टिकुलर पोएम। ठीक है, तीसरी बात हो गई। तीसरी बात अब ये कहते हैं सामान्यतः एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, हम सभी के लिए एक भय है। और भय क्या है? हम सभी को डर लगता है कि मौत आएगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जॉन डन के लिए ऐसा नहीं है। जॉन डन मौत को क्या समझता है? जॉन डन मौत को एक शॉर्ट स्लीप समझता है। जॉन डन ये समझता है कि ये तो एक लिंक है। जॉन डन समझता है कि ये तो एक माध्यम है। और किस चीज का माध्यम है? इस संसार में हमारे एग्जिस्टेंस का, और इस संसार के बाद में हमारी जो जीवन आएगा, उन दोनों के बीच की एक कड़ी है जिसके बीच में से हमें होकर के गुजरना है। इसीलिए जॉन डन को इस मौत से डर नहीं लगता है। इज इट क्लियर? चलते हैं हम आगे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो जॉन डन की सोनेट है, इनको ही हम होली सोनेट्स या डिवाइन मेडिटेशंस या डिवाइन सोनेट्स के नाम से जानते हैं। और ये इसका आपका क्या है? डेवोशनल लिरिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सोनेट की लाइनों के ऊपर, देखते हैं इन सोनेट की लाइनों में जॉन डन किस तरीके से बात करता है। तो ये जो पहले आप देख रहे हो, ये पहली 8 पंक्तियां हैं आपकी सोनेट की, और इन 8 पंक्तियों को हम क्या कहेंगे? ऑक्टेव। ठीक है, तो ये दिस इज द ऑक्टेव पार्ट ऑफ योर सोनेट। ठीक है, तो 8 लाइनों का जो पद होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं। तो ये 8 लाइनों का एक पद है, इसको हम ऑक्टेव कहेंगे। और ऑक्टेव में वो क्या कह रहा है कि डेथ। ठीक है, तो ही इज डायरेक्टली एड्रेसिंग, और डेथ को कहता है बी प्राउड, बी नॉट प्राउड। अरे मौत, तेरे को घमंड नहीं करना। अब देखो कितना एब्रप्टली ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग एब्रप्टली टू द डेथ। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्स के खास, और खासकर हमारे जॉन डन की खासकर बात थी कि वो इस तरीके से एब्रप्ट शुरुआत करते थे और कॉलोक्वियल मैनर में, यानी आपस की बातचीत के ढंग से बात कर रहे थे। तो वो इसी कॉलोक्वियल मैनर में ही इज रिब्यूकिंग डेथ, डेथ को डांट रहा है। और क्या बोल रहा है? मौत, तेरे को क्या नहीं करने की जरूरत है? तेरे को घमंड करने की जरूरत नहीं है। मौत, तुझे घमंड करने की जरूरत नहीं है। दाऊ, हालांकि सम हैव कॉल्ड दी, दी यानी तुम्हें, तुम्हें कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम बड़ी माइटी, माइटी यानी पावरफुल हो, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल यानी वेरी फियरफुल हो। वो कहता है कि हमारे इसी संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें बड़ा पावरफुल मानते हैं, तुम्हें बड़ा फियरफुल मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में मौत क्या नहीं हो? दाउ आर्ट नॉट सो, तुम ऐसी नहीं हो। क्यों? क्योंकि फॉर दोज हुम दाउ थिंग्स दाउ डोस्ट ओवरथ्रो, क्योंकि ऐसे लोग जिनको तुम ये सोचती हो ना, इस संसार से ओवरथ्रो कर सकती हो, इस संसार में मार सकती हो, उनकी जान ले सकती हो, उन पे विजय प्राप्त कर सकती हो, उनको जीत सकती हो, उनको खत्म कर सकती हो। ठीक है, तो मौत, तुम ये सोचती हो ना कि जिन लोगों को तुम इस संसार में खत्म कर सकती हो, एक्चुअली में वो लोग डाई नॉट, मरते नहीं हैं। ठीक है, तो बोल रहा है मौत, तेरे को इसी चीज का तो घमंड है ना कि लोगों को मार सकती है, लेकिन एक्चुअली में मौत, जिन लोगों के बारे में तू ये समझती है कि उनका जीवन तू खत्म कर देती है, एक्चुअली में वो लोग मरते नहीं हैं। इसीलिए मौत, तू क्या है? पुअर। ठीक है, इसीलिए मौत को क्या कहा उसने? पुअर। देखो कितना बढ़िया एडजेक्टिव उसने यूज किया है कि मौत, तुम क्या हो? पुअर। तुम हो हेल्पलेस, तुम क्या हो? असहाय हो, है ना। तुम बड़ी असहाय हो, तुम तो हेल्पलेस हो। नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, तुम तो मुझे भी नहीं मार सकती हो। ठीक है, बोल रहा है नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, तुम तो मुझे भी नहीं मार सकती। क्योंकि मौत, हमने सामान्यतः आता देखा होगा, तो मौत जब आती है, किसी भी व्यक्ति की जब मौत होती है, तो वो आपको दिखता होगा कि उसका बॉडी बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो मौत जब आती है तो आदमी क्या करता है? रेस्ट। आदमी की आंखें बंद होती है तो आदमी नींद। तो मौत तुम आती हो तो आदमी के पास क्या आता है? नींद और रेस्ट, आराम ही तो आता है। विच बट दाई पिक्चर्स भी, तो ये तो सिर्फ तुम्हारी परछाई है, तुम्हारी पिक्चर्स है कि मौत तुम जब आती हो तो आदमी के पास नींद आती है और रेस्ट आता है।
और सामान्यतः जब हम देखते हैं पूरे दिन के थके हारे हम होते हैं यार, शाम को जब हम घर पे आके सोते हैं, रात में आराम करते हैं, नींद लेते हैं, तो सुबह हम बड़े फ्रेश होते हैं, सुबह बड़े हमें खुशी मिलती है ना। तो वो भी यही बोल रहा है कि मौत तुम जब आओगी तो हमारे पास रेस्ट और स्लीप ही आता है, ठीक है, रेस्ट आता है, स्लीप आता है, उसके बाद क्या निकल के आता है, मच प्लीजर, बहुत सारी खुशियां निकल करके आती है, मच प्लीजर, बहुत सारा प्लीजर निकल करके आता है तुम्हारे बाद। देन फ्रॉम दी मच मोर फ्लो। तो ये तुम्हारे अंदर से मौत जब तुम आ जाती हो, नींद आती है, रेस्ट आ जाती है, तुम्हारे अंदर से और भी बहुत कुछ चीजें निकल कर आ जाती है जो हमें बड़ा प्लीजर देती है, हमें बड़ी खुशी देती है। और ये बात पता है किसको? पता है हमारे जो बेस्ट लोग हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, है ना, हमारे यहाँ के आध्यात्मिक लोग और बौद्धिक लोग जो है ना, उनको ये पता है मौत। क्या पता है? कि तेरे आने के बाद में उनके पास प्लीजर आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ के जो सबसे बेहतरीन आदमी हैं, हमारे यहाँ के जो सबसे समझदार लोग हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लोग हैं, वो लोग जल्दी ही तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो क्या करेंगे? रेस्ट टू देयर बोन्स, उनकी हड्डियां, हड्डियां यानी उनका शरीर, शरीर में होती है हड्डियां, तो उनका शरीर तो यहाँ पे आराम करेगा, लेकिन उनकी सोल यहाँ से निकल जाएगी, एंड द सोल विल बी डिलीवर इनटू द अदर वर्ल्ड। वो क्या कहता है कि उनकी सोल यहाँ से निकलेगी और सोल डिलीवर हो जाएगी, और कहाँ डिलीवर हो जाएगी? इनटू द अदर वर्ल्ड। तो कहने का मतलब क्या है? द डेथ इज नॉट द रीजन ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। मौत कारण नहीं है किसी का जीवन इस संसार में खत्म करने का, बल्कि मौत क्या है? दैट इज ओनली ए मीन, एक माध्यम है। मौत केवल एक माध्यम है दूसरे संसार में पहुंचने का, ठीक है। तो डेथ को ये क्या कारण नहीं मानता है, डेथ को रीजन नहीं मानता है, किसका? किसी की जिंदगी के खत्म होने का रीजन नहीं मानता है, बल्कि डेथ तो एक माध्यम मात्र है, और उससे क्या मिलेगा हमें? हमारे दूसरे संसार में पहुंचने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑक्टेव पार्ट था जिसमें उसने इस तरीके की बातें करी। अब थोड़ा सा अपन इसके राइमिंग स्कीम के बारे में देख लेते हैं। जो बच्चे नए हैं, जिनको पता नहीं है राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं, उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। कि पहली लाइन देखो, एंडिंग हो रही है दी पे, ई का साउंड आ रहा है, और वही ई का साउंड फिर फोर्थ लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो पहली लाइन जो है राइम कर रही है किससे? फोर्थ से। सेकंड लाइन जो है वो राइम किससे कर रही है? थर्ड से। सो ओवरथ्रो, ओ का साउंड आ रहा है दोनों के अंदर, है ना। तो पहली लाइन को हम क्या दे सकते हैं? ए। सेकंड लाइन और पहली लाइन डिफर है, इसलिए दूसरी लाइन को हमने दे दिया बी। तीसरी लाइन दूसरी लाइन से मैच करती है, इसलिए ये भी बी, और फोर्थ लाइन फर्स्ट से मैच करती है, इसलिए ए। तो पहले स्टेंजा की आपकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? द फर्स्ट स्टेंजा की आपकी, फर्स्ट स्टेंजा क्वाट्रेन कह सकते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? पहली चार लाइनों की ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। अब देखो फिर बी है, बी किसके साथ राइम कर रहा है? इसी मी के साथ में, तो हम वापस इसको ए दे सकते हैं। फ्लो है, अब ये फ्लो किसके साथ मैच कर रहा है? आप देखोगे वापस इसी के साथ में, ठीक है। तो हम इसको बी दे देंगे। फिर ये फ्लो के साथ में गो, और बी के साथ में फिर ई, है ना। तो पहले ऑक्टेव की आपकी राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी बी ए, ठीक है। अब ये सेस्टेट पार्ट है आपका, इस सेस्टेट की बात कर लेते हैं कि सेस्टेट के अंदर क्या कहा है हमें। सेस्टेट में हमारे मौत तुम तो केवल एक स्लेव हो, मौत तुम तो केवल एक दास हो। किसकी दास हो? फेट, तुम भाग्य की दास हो। चांस, संयोग की दास हो। किंग्स, राजाओं की दास हो। डेस्परेशन, और डेस्परेशन की दास हो। देखो अब इस लाइन को समझो कि मौत को उसने केवल एक गुलाम बताया, कि मौत के पास, खुद के पास कोई अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति का भाग्य खराब होता है तो मौत आती है, कोई व्यक्ति चांस यानी बाई चांस मर जाता है, कोई व्यक्ति राजा आदेश दे देता है तो राजा के आदेश के कारण मौत पड़ जाता है, तो राजा के आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती। बाई चांस संयोग आ गया, किसी व्यक्ति की मौत लिखी थी आ गई, भाग्य में उसकी मौत लिखी थी आ गई। और डेस्परेशन, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति डेस्परेट यानी निराश होकर के मौत को गले लगा लेता है। तो मौत एक्चुअली में तुम क्या हो? तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का, तुम तो केवल एक दास मात्र हो। किसकी दास हो? तुम फेट की दास हो, चांस की दास हो, राजाओं के आदेश की दास हो, डेस्परेशन की दास हो। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से मौत आती है। तो तुम अकेला कुछ भी नहीं कर सकती, तुम तो केवल इनकी दास हो, है ना। ये जब चीजें होंगी तभी क्या होगा? तुम आओगी, तभी किसी व्यक्ति के प्राणों को तुम लेोगी। एंडोस्ड विद द पॉइजन वार सिकनेस ड्वेल, ड्वेल यानी रहना, तुम जहर के साथ रहती हो, युद्धों के साथ रहती हो, बीमारी के साथ रहती हो। यानी व्यक्तियों की मौत कैसे होती है? जहर से, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी सबको पता है, जहरीली गैस थी, जहरीली गैस से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो तुम दो
क्या रहो, पॉइजन जहर के साथ रहती हो। युद्ध युद्ध होता है तब लोग मारे जाते हैं, सिकनेस बीमारियां होती है तब लोग मारे जाते हैं। कोरोना में आपने देखा बहुत सारे लोग मारे गए। तो वो यही बोलता है कि मौत, तुम तो केवल गुलाम हो, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकती हो। जहर, वार, सिकनेस, ये सब जब होते हैं किसी के, इन सब के साथ तुम रहती हो, और ये जब सब आते हैं तभी किसी की मौत होती है। तो मौत तुम आती है तो आदमी क्या करता है, सोता ही तो है। तो बोलता है पॉपी, पॉपी यानी ओपियम, अफीम। एंड चार्म्स, चार्म्स यानी मैजिकल चार्म, सम्मोहन, ठीक है, शक्तियां करते हो। तो बोलता है अफीम और मैजिकल चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, वो भी तो हमें सुला सकते हैं। तो मौत, सोने के लिए भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। पॉपी, अब देखो किसका इंफीरियोरिटी दर्शा रहा है कि मौत, तुम जो तुम्हारे पास जो चीजें हैं ना, एक्चुअली में वो चीजें भी लैकिंग है इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स। दूसरी चीजों की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो तुम उनसे कम ही पड़ती हो, ठीक है। क्यों, तुम आती हो तो आदमी को सुलाती तो हमें पॉपी में यानी अफीम भी सुला सकता है, और चार्म्स यानी मैजिकल चार्म्स मेक अस स्लीप एज वेल, वो भी तो हमें सुला सकते हैं। एंड बेटर देन द स्ट्रोक, और तुम्हारा स्ट्रोक जो धक्का लगता है जब तुम्हारे स्ट्रोक से हमें नींद आती है, उससे तो ये कई गुना बेहतर है। यानी पॉपी और मैजिकल चार्म, सम्मोहन से हमें जो नींद आती है ना, वो तुम्हारे कारण आने वाली नींद से कई गुना बेहतर है। इसलिए तुम्हें स्वेलेस्ट, स्वेलेस्ट यानी फूलने की जरूरत कहाँ है, तुम्हें फूल के गुब्बार होने की जरूरत कहाँ है। फूल के गुब्बारा क्यों बन रही हो तुम। स्वेल यानी फूलना, प्राउड करना, तुम्हें इसमें घमंड की जरूरत कहाँ है। क्यों, क्योंकि नींद के तुम्हारे पास और भी साधन है, और वो साधन ऐसे हैं जो तुमसे भी बेहतर तरीके से हमें नींद ला सकते हैं। तब वो समझाता है कि वन शॉर्ट स्लीप विल पास्ट, तुम आओगी तो मौत आएगी, बट दैट इज ओनली फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए आएगी। और वो शॉर्ट स्लीप जैसे ही पास्ट यानी गुजरेगी, ठीक है, वो शॉर्ट स्लीप जैसे ही गुजरेगी, वी वेक एटर्नली, हम हमेशा हमेशा के लिए जाग जाएंगे, ठीक है। एटर्नली यानी फॉर एवर, हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। कहाँ जाग जाएंगे, इन टू द अनदर वर्ल्ड। तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि वो इस डेथ को क्या मानता है, डेथ को एक लिंक मात्र मानता है। जॉन डन हमारे डेथ को एक लिंक मात्र मानते हैं। और किस चीज का लिंक मानते हैं, हमारी इस धरती से उस दूसरे संसार में यात्रा के बीच का एक लिंक मात्र मानते हैं। और वो कहते हैं कि हम उस नींद से गुजरेंगे, जब उस शॉर्ट स्लीप से गुजरेंगे, तो उसके बाद यानी जब हमारी सोल जागेगी तो हमेशा हमेशा के लिए जाग जाएगी एक दूसरे संसार के अंदर। और जब हमारी सोल दूसरे संसार में जागेगी तो डेथ शैल बी नो मोर, वहां कोई मौत नहीं होगी। मौत तो एक ही बार आ सकती है ना, वो तो हमें इस संसार में हो गई। तो मौत, जब हमारी आत्मा जाके दूसरे संसार में चली जाएगी तो वहां पे कोई मौत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे तो मौत, दाउ शैल्ट डाई, तुम घमंड करते हो ना, तुम तो खुद मर जाओगे। एक बार आ गई, शॉर्ट स्लीप हो गया, उसके बाद आत्मा हमारी अमर है। दूसरे संसार में तुम कभी नहीं मर सकते, और उस संसार में तुम हमेशा हमेशा के लिए तुम तो खुद ही मर जाओगी। इज इट क्लियर। तो बहुत अच्छी बात उसने कही डेथ को कि तुम खुद ही मर जाओगी, इसलिए तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि यू आर हैविंग द कंट्रोल अपॉन अस। हमारे लिए वास्तव में दूसरा संसार भी है जहां पर हम मरने के बाद में जाएंगे, और वहां पर मौत तुम नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने पूरी पोएम में अपने विचार व्यक्त किए। ये सेस्टेड पार्ट था, 6 लाइनों का दूसरा स्टैंजा था आपकी पोएम का। और इसमें इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं हम। सी, फिर डी, फिर फिर डी। तो सेकंड और थर्ड लाइन राइम कर रही है तो उनको डी डी दे दिया, सी डी डी। फिर देन फिर मैच कर रहा है सी के साथ, तो वंस अगेन सी। एटर्नली और ड्वेल और वेल, ये दोनों मैच नहीं करे तो हमने क्या दे दिया, सी ई ई, ठीक है। तो हम राइम स्कीम देखेंगे तो किस तरीके से हमारी राइम स्कीम है। मैन, मैन राइम कर रहा है किसके साथ में, देन के साथ में, ठीक है। तो हमने मैन को दे दिया सी। ड्वेल राइम कर रहा है वेल के साथ में, तो हमने इसको दे दिया डी, और वेल भी हो गया डी, ठीक है। ये राइम कर रहा था इसके साथ में, तो हमने इसको सी दे दिया। एटर्नली और डाई किसी से राइम नहीं कर रहे हैं, तो इसको एक अलग हमने अल्फाबेट दे दिया ई ई, ठीक है। तो आपकी राइम स्कीम क्या हो गई, सी डी डी सी ई ई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट। ये एक सोनेट है आपकी पोएम। सोनेट के बारे में हम सबको पता है, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स होती है, दैट इज कॉल्ड सोनेट। सोनेट में भी ये कौन सा प्रकार है, पेट्रार्कन सोनेट है। इटली के जो फ्रांसिस पेट्रार्को हुआ करते थे, ठीक है, उन्हीं के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होकर के सोनेट को लिखा गया है, इसलिए ये आपकी एक पेट्रार्कन सोनेट हो गई। पेट्रार्कन सोनेट की खूबसूरती क्या थी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, यानी 8 लाइनों का एक पद और 6 लाइनों का एक पद, 14 लाइनें। मीटर, आयमिक पेंटामीटर, ऑलमोस्ट ऑल द सोनेट्स आर रिटन इन द आयमिक पेंटामीटर। और राइम स्कीम आप देखेंगे तो ए बी बी ए बी बी ए, सी डी डी सी ई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। उम्मीद है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब आपको चीजें बता दी गई है कि किस तरीके से डायरेक्ट कन्वर्सेशन में इसके अंदर वो एंगेज्ड है विद द डेथ।